नमस्कार। आज बात स्टारलिंक सैटेलाइट और भारत सरकार के मस्क के लिए बदलते सुर की। स्टारलिंक सैटेलाइट के भारत में आने से आम लोगों को क्या फायदा होगा, अगर होगा तो कितना होगा और किस कीमत पर होगा, क्या ये देश के लिए सुरक्षित है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आम जनता जानने की कोशिश कर रही है। इनके जवाब को जानने से पहले समझते हैं कि आखिर ये स्टारलिंक है क्या। 2002 में एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन नाम की एक प्राइवेट कंपनी की शुरुआत की थी। स्टारलिंक इसी स्पेस एक्स कंपनी का एक उपग्रह नेटवर्क है। मतलब जिनके घरों में स्टारलिंक की छतरी लगी होगी वो उपग्रह से आ रहे किरणों का इस्तेमाल करके अपने घर में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नेटवर्क दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंचा सकता है, और वो भी सस्ते में, ऐसा कंपनी का दावा है। मगर सस्ते वाली बात पर हम बाद में आएंगे। स्टारलिंक उपग्रह नेटवर्क यानी सैटेलाइट नेटवर्क धरती से करीब 550 किलोमीटर ऊपर है और करीब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर काट रहा है। मतलब अगर आप इसी रफ्तार से अमेरिका जाएंगे तो 1 घंटे में आपका आना और जाना दोनों हो जाएगा। स्टारलिंक इंटरनेट की सेवा देती है और हमारे देश की बीएसएनएल, एयरटेल, जियो भी यही करती है। तो आखिर इन सब में क्या अंतर है? बीएसएनएल, एयरटेल और जियो भारत में फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाएं यानी सर्विसेज देती हैं, जबकि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देती हैं, मतलब उपग्रह से। फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा प्लास्टिक फाइबर तार की मदद से दी जाती है और इस तार से डेटा करीब करीब प्रकाश की तेजी से घरों तक पहुंचता है। इसलिए फाइबर ब्रॉडबैंड अभी मौजूद किसी भी तरह की इंटरनेट सेवा से बहुत ज्यादा तेज होता है, स्टारलिंक सैटेलाइट से भी तेज। इन दोनों के बीच के अंतर को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। बीएसएनएल और जियो 30 एमबीपीएस स्पीड वाले इंटरनेट के लिए 1 महीने का 399 रुपए लेती है। वहीं एयरटेल 40 एमबीपीएस स्पीड वाले इंटरनेट के लिए 1 महीने का 499 रुपए लेती है। वहीं स्टारलिंक अपने 25 से 30 एमबीपीएस स्पीड वाले इंटरनेट के लिए करीब करीब $80 यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 7,000 रुपए के आसपास लेती है। ये तो थी स्पीड और कीमत की बात। फाइबर ब्रॉडबैंड की सेवा सुरक्षा के हिसाब से स्टारलिंक से ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि फाइबर में छेड़छाड़ करने का मतलब उसके तार में छेड़छाड़ करना है और इसका पता तुरंत लग जाता है। वहीं स्टारलिंक उपग्रह से अपने इंटरनेट सेवाओं को देता है और इसकी किरणें खुले आसमान से होती हुई आपके घर तक आ रही होती है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मौसम के ज्यादा खराब होने से, आंधी तूफान जैसे हालात में फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये जमीन के अंदर से बिछाई गई तार की मदद से आपके घर तक पहुंचती है। जबकि ऐसे ही मौसम में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा में दिक्कत आती है। ज्यादातर मामलों में फाइबर ब्रॉडबैंड की सेवाएं स्टारलिंक के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी और सस्ती हैं। फिर ऐसा कौन सा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टारलिंक को भारत के इतने बड़े इंटरनेट बाजार में आने की छूट दी? स्टारलिंक 2021 से भारत में आने की कोशिश में लगी हुई थी, मगर कानूनी बाध्यताओं की वजह से वो नहीं आ पा रही थी। 2021 में स्टारलिंक ने भारतीय नियमों का उल्लंघन करते हुए इंटरनेट सेवाओं के लिए बुकिंग स्टार्ट कर दी थी, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से उस समय स्टारलिंक के पास भारत में सेवा देने का कोई लाइसेंस नहीं था। नवंबर 2021 में भारत सरकार ने स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए जरूरी लाइसेंस लेने के लिए कहा और स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के प्रचार को तत्काल प्रभाव से बंद करने की हिदायत दी। भारत की जनसंख्या करीब 146 करोड़ है और इसमें से 85 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब करीब 60%। और ये संख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड की पूरी जनसंख्या के बराबर है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत में करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और जाहिर सी बात है कि स्टारलिंक की नज़र में भी यह आंकड़ा है और भारत के इंटरनेट बाजार को देखकर मस्क के मुंह में पानी आ रहा होगा। स्टारलिंक के महंगे इंटरनेट के लिए जानकारों का मानना है कि यह भारत में नहीं चल पाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक बात लगती है, मगर यहाँ कुछ बातों को जानना जरूरी है। जियो ने शुरू में अपनी सेवाएं मुफ्त में दी थी। बाद में जियो अपनी सेवाओं की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी करते रहा और इस साल जनवरी में भी अपनी पोस्ट पेड सेवाओं की कीमत में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। भारतीय एयरटेल भी कीमतों के मामले में जियो के साथ ही खड़ी है। आखिर मुनाफे का मामला है। आप 2015-16 के दौरान ओला को याद कीजिए।
उस समय ओला बहुत ही कम किराए पर अपनी टैक्सी चलाया करती थी। और आज ओला या उबर डायनामिक प्राइसिंग के नाम पर कितना लूटती है, ज्यादातर लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। दरअसल ओला या उबर की रणनीति में ऑटो रिक्शा या छोटे टैक्सी वालों के बिजनेस को खत्म करके बाजार पर एकाधिकार यानी मोनोपोली स्थापित करना था। ओला और उबर को मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिया है, करीब करीब सभी बड़ी कंपनी ऐसा करती है। स्टारलिंक से भी आप शुरू में कुछ ऐसी ही उम्मीद लगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि स्टारलिंक अपने शुरुआती दौर में बहुत कम पैसे में आपको अपनी सेवाएं दे, मगर बाद में जब दूसरी कंपनी कमजोर पड़ जाएगी तब अपने हिसाब से आपसे पैसे ले पाएगी, जैसा अभी एयरटेल और जियो कर रही है। सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर स्टारलिंक 2021-22 में भारत में नहीं आ पाई थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 2025 में वो भारत में आने की तैयारी कर पा रही है। 2025 में एलॉन मस्क का स्टेटस बदल गया है और अब वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रह गए हैं, बल्कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के बहुत ही खास बन चुके हैं। और ट्रंप द्वारा डोजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका काम अमेरिकी सरकारी विभागों की कार्य क्षमता पर नजर रखने का है, उसके सर्वे सर्वा बना दिए गए हैं। आसान भाषा में अब वो पैसे के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी रखते हैं। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ का दबाव बनाया और इसका असर फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के अचानक से अमेरिका दौरे के दौरान दिखा भी। अमेरिका में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से ट्रंप अपनी बातों को रख रहे थे, उनकी बातों में साफ देखा जा सकता था कि जो वो कह रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत देखिए कि वो ट्रंप की किसी भी बात से असहमति ना अमेरिका में जता पाए और ना ही भारत में। ट्रंप की बातों के बाद भारत पर दबाव साफ साफ समझ में आ रहा था और इसी दबाव की अगली कड़ी में मोदी और एलॉन मस्क की वॉशिंगटन में एक अलग मुलाकात होती है। इस मुलाकात पर बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे थे और उनमें से एक था एलॉन मस्क की टेस्ला और स्टारलिंक को भारत में अपना व्यापार करने की छूट देने का। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर स्टारलिंक की जरूरत हमारे देश में क्यों है, अगर है तो। चाटुकार मीडिया आपको स्टारलिंक के फायदे गिनाने में लगा हुआ है, मगर इसकी समस्या और इसकी जरूरत के बारे में कोई आपको नहीं बताएगा। हमारे देश की 60% से भी ज्यादा आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। मगर आज भी गांव, पहाड़ी इलाकों में और जंगल वाले इलाकों में या तो इंटरनेट उपलब्ध नहीं है या बहुत मुश्किल से उपलब्ध है। सच्चाई यह है कि ऐसे इलाकों में मोबाइल से बात करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप थोड़ा बहुत बात कर पाते होंगे तो इसके लिए आपको बीएसएनएल को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल की मेहनत से हम दूर दराज के गांवों में लोगों से बात कर पाते हैं। बीएसएनएल भारत सरकार का एक उपक्रम है, मगर इसका गला हर सरकार ने मन से दबाया है। बीएसएनएल सरकार की अपनी इकाई है और उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने बीएसएनएल के प्रचार से ज्यादा रिलायंस जियो का प्रचार किया है। जियो एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनी अपनी सेवा शुरू करने से पहले एक ही लक्ष्य को दोहराती है और वो है भारत के दूर दराज इलाकों में सेवा का लाभ पहुंचाने का। मगर आज तक दूर दराज के लोग अच्छे इंटरनेट जैसी सुविधाओं से कोसों दूर हैं और अगर कभी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाए हैं तो ज़्यादातर समय वो बीएसएनएल के कारण ही कर पाए हैं। बड़ा सवाल ये है कि हमें स्टारलिंक जैसी सेवाओं की तरफ देखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, जबकि हमारे यहाँ जियो और एयरटेल जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। जियो के मालिक मुकेश अंबानी और एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल दुनिया के गिने चुने अमीर लोगों में से गिने जाते हैं। मगर जब बात इंटरनेट जैसी सुविधाओं को दूर दराज के गांव तक पहुंचाने का हो, तब ये प्राइवेट कंपनियां निवेश करने से कतराती हैं। सरकार को चाहिए कि वो बीएसएनएल को मजबूत बनाए और हमारे देश के प्राइवेट कंपनियों को साफ साफ बताए कि वो सिर्फ मलाईदार शहरों में अपने मुनाफे के लिए नहीं रह सकते, उन्हें दूर दराज के जगहों पर भी इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचानी होंगी। अगर सरकार ऐसा कर देगी तो हमें स्टारलिंक जैसे कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी शुरुआती दौर में यूक्रेन के दूर दराज के इलाकों में स्टारलिंक ने अपनी पैठ बनाई थी और बाद में स्टारलिंक पूरे यूक्रेन में फैल गई थी। और क्योंकि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा स्टारलिंक के सेवाओं पर आश्रित है, इसलिए इस युद्ध की स्थिति में जब मस्क यूक्रेन में पूरी इंटरनेट व्यवस्था बंद करने की धमकी देते हैं
तो यूक्रेन के पास ब्लैकमेल होने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसी साल मार्च में पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर स्टारलिंक यूक्रेन में अविश्वसनीय साबित होता है तो सहयोगी देश स्टारलिंक के अलावा किसी और कंपनी से इंटरनेट सेवा लेने के बारे में विचार कर सकते हैं। इस बयान में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि स्टारलिंक के साथ एक देश का व्यावसायिक करार है। विदेश मंत्री के बोले गए बात के जवाब में मस्क ने बहुत ही बदतमीजी से कहा कि चुप रहो छोटे आदमी, स्टारलिंक अपनी सेवा कभी भी यूक्रेन में बंद नहीं करेगी, क्योंकि इससे यूक्रेन की सेना ध्वस्त हो जाएगी। अगर मस्क अमेरिका के सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं जुड़े होते तब भी क्या वो विदेश मंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते? मेरा मानना है कि उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर पाते। मगर मस्क की बातों से एक बात का इशारा तो मिलता है, और वो ये है कि मस्क सत्ता की ताकत को नहीं संभाल पाते हैं और आगे भी इसकी संभावना कम ही है। बीजेपी कुछ साल पहले तक सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ के देख रही थी, जबकि वो इसी देश की नागरिक हैं। वही बीजेपी की सरकार आज अचानक से एक ऐसी कंपनी के साथ करार करने के लिए तैयार हो गई है जिसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में शायद ही कोई विश्वास है, और इसके कई उदाहरण हैं। 2024 में जर्मनी के चुनाव के दौरान मस्क दक्षिणपंथी उम्मीदवार के पक्ष में साफ साफ अपने एक्स पर लिख रहे थे और उस उम्मीदवार के लिए प्रचार भी कर रहे थे। इस पर जर्मनी ने मस्क पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। मस्क के ऊपर अपने ही देश अमेरिका में चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगता रहा है। अमेरिका के डोजे के मुखिया होने के बाद मस्क ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पालन के जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे उन्हीं की सरकार के दूसरे विभाग से ठनी हुई है। उसमें से एक विभाग FBI भी है। RSS और बीजेपी राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करते हैं। स्टारलिंक के आने से राष्ट्रीय स्वाभिमान के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा भी दांव पर लगी रहेगी। इतने सवालों के बीच आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे स्टारलिंक को भारत में आने के लिए जगह दी? इस बात का जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी देंगे और आने वाले चुनाव में एक्स की भूमिका देगी। धन्यवाद।